नमस्कार दोस्तों, मायालान प्रेप के परिवार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा सेक्शन चल रहा है उसके कुछ अन्य क्वेश्चंस पे जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यदि आप तमाम जो वीडियो आएंगे उसको यदि आप उसी तरह से पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो आपको ये पता चल जाता है कि किसी भी चैप्टर्स में या आपको सब्जेक्ट्स में आपको ये पता चल जाता है कि ये सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मुझे इस तरह से पढ़ना है, तो आपके एग्जाम क्लियर करने की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए आइए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जो है आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा करेंगे। तो आइए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ अन्य क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 1 है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? हमने आपको बताया था जयप्रकाश नारायण कौन से जेल से भाग आए थे, किस अवसर पे भाग आए थे, कौन सा आंदोलन शुरू किया, समझ रहे हैं, कहां पे जो है भारत के बाहर आंदोलन शुरू किया। इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछते हैं। और जब कौन से आंदोलन ऐसे थे जो 20 दिन ही बचे हुए थे, तो वो जो है वो एग्जाम देने से जो है एग्जाम छोड़ के चले गए थे, कॉलेज छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो ये सब जो एरिया है इससे जो है घुमा फिरा के जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है इनका जो है उपाधि कौन सा दिया गया है। तो आप सबको पता होगा इनको उपाधि जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई है, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। आपको ये पता होगा, सॉरी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य किसके बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्र नायक और देश नायक किन्हें बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसने नाम दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया था? 1943 में, 1943 में, जब आजाद हिंद फौज का जो है उनको जो है नेतृत्व उनको प्रदान कर दिया गया, उनके हाथ में दे दिया गया। किसके द्वारा दे दिया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, राष्ट्र नायक नाम से जो है संबोधित किया, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहां आयोजित किया गया था? कई बार जो है इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको याद होगा पहला सत्र कब हुआ था? 1912 में। पटना में कहां पे हुआ था? तो पटना के जो है बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 2 अधिवेशन हुए हैं, 27वां और 37वां, 37वां। 37वां अधिवेशन कहां हुआ है? तो 37वां अधिवेशन कहां हुआ है? आपको गया में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है पहला, तो पहला कब हुआ था? 1912 में। कहां हुआ था? पटना के बांकीपुर में। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इनका अध्यक्ष की नाम भी याद रखिएगा, RN मुथोलकर। इनके जो है अध्यक्ष थे। 1912 के 27वां अधिवेशन जो पटना के बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है ये, बिहार में 3 कठिया प्रणाली। बहुत बार एग्जाम में पूछता है 3 कठिया प्रणाली किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन में जो है जो मुख्य भागीदारी किसकी थी? राजकुमार शुक्ल की थी। उन्होंने गांधी जी को जो है सबसे पहले चंपारण के बारे में कहां बताया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्हें आमंत्रित किया बिहार आने के लिए कि चंपारण के किसान को जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है जबरदस्ती उत्पादन किया जाता है, जिससे किसान की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। समझ रहे हैं बात को? तो ये 3 कटिया पद्धति का संबंध किससे है? तो चंपारण आंदोलन से। राजकुमार शुक्ल का संबंध किससे है? तो आपको जो है चंपारण आंदोलन से।
गांधी जी के साथ कौन कौन आए, तो सरोजिनी नायडू आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है चंपारण आंदोलन से पूछते रहते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन। तो घुमा फिरा के जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है चंपारण से पूछते आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया। हमने आपको बताया वो दिन कौन सा था, तो कौन सा अधिवेशन चल रहा था, लाहौर का अधिवेशन चल रहा था। कब चल रहा था, 1929 में चल रहा था। कहां, किस तट पे, रावी नदी के तट पे। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसमें क्या फैसला लिया गया कि नेक्स्ट ईयर 1929 को जो फैसला लिया गया, नेक्स्ट ईयर 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारत जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएगा। मगर क्या हुआ, भारत पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ। और आजादी हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, तो एक दिन हमने तय किया था 1929 में 26 जनवरी को कि 1930 में हम जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए संविधान को लागू करने जो 26 नवंबर 1949 को बना और लगभग जो है 2 महीना रुका गया और उसको 26 जनवरी 1950 से जो है हमारा संविधान जो है लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछ रहा है कि किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषित की गई थी, तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, इसमें से कौन युग्म सही है, पूछ रहा है सही है। तो विनोबा भावे, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं। विनोबा भावे जो है क्या है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह ही थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन से इसी से पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको जो है कहाँ मेहनत करना है, किस सेक्शन में। मॉडर्न हिस्ट्री यदि कर रहे हैं तो हमको कहाँ ज्यादा मेहनत करना है कि ताकि मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसी तरह से जो है एंशिएंट, मिडाइवल, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में हम जो है देखेंगे कि हमको कहाँ फोकस करना है, कहाँ से जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो है ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है जितने भी प्रीवियस ईयर्स में करीब 10 साल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे जो है हम एक एक करके पूरा चर्चा करेंगे ताकि आपको इस वीडियो का जो है फायदा मिले। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रीप को जो है जरूर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। दूसरा कौन थे, तो JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बिहार में, तो श्री कृष्ण बाबू, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। कहां से शुरू हुई थी, तो पावना आश्रम, पावना आश्रम महाराष्ट्र से जो वर्धा के निकट है। कब शुरू हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये भी याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से पूछा नहीं गया था और उस समय के जो वायसराय थे लिनथिंगो, उन्होंने जो है ये घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी जो है हमारे साथ है। इससे नाखुश होकर जो है कांग्रेसों ने गांधी जी पे दबाव डाला कि हम जो है बड़ा जन आंदोलन करें, मगर गांधी जी बड़ा जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कि जगह जगह जाके स्थान फिक्स होगा, वहां पे जाके हमारे नेतागण जो है सत्याग्रह का भाषण जो है लोगों को जागरूक करेंगे, वहां पे बताएंगे किस तरह से करना है। तो ये जो है पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। और बिहार में कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण बाबू थे। ठीक है, कब शुरुआत हुई, 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से, पावना आश्रम महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आइए, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा झंडे को कहां फहराया था। मैडम कामा, इनका नाम बीकाजी रुस्तम कामा भी है, रुस्तम कामा। ठीक है, तो भारत का तिरंगा झंडा भारत के बाहर कहां फहराया था,
तो ये स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट बार ऑप्शन दे देगा तो ये कौन सा देश में है, जर्मनी में, जर्मनी में है ये स्टुटगार्ट। कब फहराया था पूछ देगा एग्जाम में, तो 1907 में फहराया था, ठीक है। और वीकाजी रुस्तम कामा, जिसे मैडम कामा भी कहा जाता है, मैडम कामा जो है इनके माता पिता पारसी थे और ये दादा भाई नौरोजी के जो है निजी सचिव थे लंदन में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये दादा भाई नेहरू के निजी सचिव थे, इनके माता पिता क्या थे, पारसी थे। इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराया। कब फहराया, 1907 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन अपने पास जरूर रखिएगा। जितने भी कंटेंट है, यदि बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और फिर बार बार बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, फिर भी उसको लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिवक्ताओं में से कौन 1945-46 में दिल्ली में आईएनए परीक्षणों के लिए, भारतीय नौसेना आर्मी परीक्षणों के लिए उपस्थित हुए थे? कौन से वकील जो है भारतीय नौसेना के में जो आदमी थे पकड़े गए थे, उनके छुड़ाने के लिए कौन से 1945-46 में घटना हुई थी, तो कौन से वकील जो है उनके साथ थे? तो इसमें ऑप्शन आपके पास है, इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें जो वकील है उनके सारे के नाम लिख लीजिए, कौन कौन वकील जो है ये भारतीय नौसेना में, ठीक है, भारतीय परीक्षणों के लिए, सॉरी आजाद हिंद फौज के लिए, सॉरी आजाद हिंद फौज के जो आजाद हिंद फौज का जो है ये लोग जो पकड़े गए थे, तो इनको जो है इनके लिए जो है वकालत की थी छुड़ाने के लिए। तो कौन कौन से वकील थे, तो इसका नाम लिख लीजिए। इनका नाम था, एक तो भूला भाई देसाई, पूछता एग्जाम में कई बार, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू नाम लिख लीजिएगा आप, तेज बहादुर सप्रू। और कैलाशनाथ मंजू नाम था इनका एक और, कैलाशनाथ मंजू, ठीक है। ये वकील थे आईएनए के जो है भारतीय हिंद फौज जो है आजाद हिंद फौज के जो पकड़े गए थे उनके लिए जो वकालत की थी वो ये वकील थे। तो ऑप्शन में आपका क्या है, मूला भाई देसाई, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, सरदार पटेल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इन वकील का नाम याद रखिएगा। कभी एग्जाम में आपको जो है मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दे देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। किसके लिए वकालत की थी, वो कौन थे, वो कौन जो है आजाद हिंद फौज के कौन व्यक्ति थे, तो नाम लिखिएगा उनका नाम, जिनके लिए उन्होंने वकालत की थी। तो वकालत किसके लिए की थी, वकालत किस लिए की थी, तो प्रेम सहगल, इनका नाम पूरा है प्रेम सहगल, प्रेम कुमार सहगल, प्रेम कुमार सहगल। दूसरा कौन था, शहनवाज खान। एक थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है। गुरुबख्श सिंह, तीनों इनकी वकालत की थी। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, वकील का नाम रखिएगा, घुमा फिरा के जो है नेक्स्ट बार आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन की बात कर रहे हैं कि बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको पता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जो है कब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल का विभाजन किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कब घोषणा की थी, इसको तारीख को याद रखिएगा।
20 जुलाई 1905 को जो है उसने जो है घोषणा की थी। इस तारीख को याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को। फिर उसके बाद आंदोलनकारियों का जो है कोलकाता के टाउन हॉल में वापस में मिले और उन्होंने घोषणा की कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वदेशी आंदोलन करने का अर्थ हुआ उसमें हम ब्रिटिश के जो भी वस्तु हैं, कपड़े हैं, उसको जो है जलाया जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने चीजों को जो है अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो उन्होंने कब ये घोषणा की थी? तो 7 अगस्त 1905 को उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में ये किया था कि हम इस दिन से जो है हम क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन करेंगे। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में? बंगाल विभाजन जो किया उसके विरुद्ध में हम करेंगे। उस समय वायसराय कौन थे? एग्जाम में पूछता है, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही बंगाल को बांट दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल। क्यों बांटा? उसके कारण है मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे सीरीज आ रहे हैं उसमें हम विस्तार पूर्वक जो है बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फैक्ट बता रहे हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है। तो बंगाल विभाजन समय में जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन हुआ भारत में? तो स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। उसके एवज में जो है 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में आंदोलनकारियों के द्वारा क्या घोषणा किया गया कि हम जो है स्वदेशी आंदोलन करेंगे। मगर ये स्वदेशी आंदोलन विधिवत रूप से जो प्रभावी हुआ, स्वदेशी आंदोलन जिस दिन से प्रभावी हुआ, घोषणा हुई, मगर वो घोषणा उस दिन से शुरू नहीं हो पाई। इन्होंने इस दिन में घोषणा किया कि हम जो है 7 अगस्त को करेंगे, किसी कारण से नहीं हो पाया। और ये जो बंगाल जो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 16 अक्टूबर 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन जो है प्रभावी हुआ। ये तीनों तारीख को याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा या अन्य स्टेट एग्जाम के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बंगाल भी पूछेगा बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को आपको जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश ने घोषणा किया, 20 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश ने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन होगा। उसके एवज में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये प्रस्ताव रखा गया कि हम 7 अगस्त 1905 को जो है क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन करेंगे। मगर जो बंगाल का विभाजन का जो घोषणा किया गया था, वो बंगाल का विभाजन की घोषणा जो प्रभावी हुआ वो इस तारीख को हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। और उसी दिन से क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हो गई। समझ रहे हैं? थोड़ा गलती हो गया तो इसको सुधार लीजिएगा। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिशर्स के द्वारा पहली बार प्रभावी का घोषणा किया गया, मगर वो बंगाल विभाजन का जो प्रभावी हुआ जिस तारीख से, वो हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। और यहीं से जो है बंगाल का विभाजन की जो है बंगाल स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 1905 से। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम जो आंदोलन शुरू हुआ था, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके कर्ता धर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके बारे में आप जानते ही हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने 1876 में क्या किया था? भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास किया था। और प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और 1874 ईस्वी में 1874 में इनको जो है आईसीएस के पद से जो है इनको हटा दिया गया। ठीक 2 साल के बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और 1886 के कोलकाता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें भारतीय संघ को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही थे जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का कानून जो है प्रभावी हुआ। तो उसी दिन से जो है स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत होती है। और उस दिन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और स्वदेशी आंदोलन में किसने बोला था
पूछता है एग्जाम में, किसने बोला था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं को जलाओ? तो उनका नाम है कृष्ण कुमार मित्र। ये भी याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, याद रखिएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था कि स्वदेशी आंदोलन में हम जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जलाएंगे। वो कौन थे? महापुरुष कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट है लोकप्रिय गीत सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। इनका नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। एक गाना और है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। कई बार एग्जाम में पूछता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। इनको काकोरी हत्याकांड, काकोरी षड्यंत्र में जो रेलवे को जो लूटा था, काकोरी षड्यंत्र केस में जो है 1927 में जो है इनको फांसी दे दी गई, इनको जो है फांसी दे दी गई काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक और, इनका जन्म जो हुआ था वह पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब? 1901 में। पटना से दूर 30 किलोमीटर कोई गांव है जहां पे इनका जन्म हुआ था 1921 में। और 1924 में, ये भी याद रखिएगा, 1924 में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद, 1924 में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद और सच्चिदानंद सन्याल के साथ मिलके क्या बनाया? इंडियन जो है एसोसिएशन की इन्होंने जो है स्थापना की। इसको भी याद रखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सच्चिदानंद सन्याल। ठीक है, अनुशीलन समिति वाले। ठीक है, उनका एक लेख है, पत्रिका, क्या नाम है? बंदी जीवन। इस तरह से देखिए, कोरिलेट याद रखिए, जब भी कोई स्पी याद आए तो उसमें ये याद रखिए कि इस टाइम में क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण हुई थी। किसी व्यक्ति का नाम आए तो ये याद रखिएगा इस व्यक्ति के साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण काम जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कभी भी आपको यदि क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो आपको घुमा फिरा के तो आप जो है आसानी से जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हिस्ट्री को यह मत सोचिए कि हिस्ट्री जो है याद करने की चीज है, हिस्ट्री प्रॉपर जो है समझने की चीज है। यदि आप हिस्ट्री को कोरिलेट करके यदि आपने पढ़ा है तो आपको जो है हिस्ट्री से जो है एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा और आपको हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगा और ये भी दिमाग से हट जाएगा कि हिस्ट्री जो है रटने की विषय है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले यही याद रखिए कि दांडी मार्च की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है, और 6 अप्रैल कहां से हुई थी? एग्जाम में पूछता है, साबरमती से, साबरमती से। और 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचा? तो दांडी पहुंचा। ठीक है, तो यही पूछा है कितने दिनों तक यात्रा चली, तो आप जोड़िएगा तो कितना? 24 दिनों तक यात्रा चली। क्वेश्चंस पूछता है, पूछ सकता है कि इसमें कितने लोगों ने गांधी जी के साथ भाग लिया, तो ये भी याद रखिएगा 81 लोगों ने इसमें जो है गांधी जी के साथ भाग लिया। और लगभग जो है ये जो किलोमीटर है आपका, कितने किलोमीटर तक चला, ये भी आप याद रखिएगा। इनका किलोमीटर है 389 किलोमीटर तक जो है इन्होंने जो है ये यात्रा की। कितना? 24 दिनों में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहां से चला? यहां पे। और दांडी आके इन्होंने क्या किया? हाथ में नमक लेके जो है नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद क्या शुरू होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नमक को क्यों तोड़ा गया? क्योंकि उस समय में नमक पर भी क्या लगते थे? टैक्स लगते थे, जिसको जो है गांधी जी ने
उसको तोड़ा, उसी वहीं से शुरुआत होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई है। कहने का अर्थ हुआ, इन्होंने बोला है कि हमें गाड़ी तो मिली है मगर उसमें गाड़ी में जो है ना इंजन है ना ब्रेक है। ये किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? उन्होंने कहा था, तो ऑप्शन आपके सामने में है। तो उन्होंने बोला था 1935 का एक्ट के तहत जो अधिनियम के बारे में उन्होंने बोला था कि कार है मगर मशीन और ब्रेक नहीं है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 एक्ट के बारे में कहा था। एक और है जिसको गांधी जी ने बोला था, उत्तर दिनांकित चेक, पूछता है एग्जाम में, उत्तर दिनांकित चेक पूछता है एग्जाम में, ये किसने बोला था? तो याद रखिएगा, MK गांधी ने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था। MK गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने बोला था। किसके बारे में बोला था? एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन के बारे में बोला था। क्रिप्स मिशन के बारे में इन्होंने बोला था, क्रिप्स मिशन के बारे में बोला था, उत्तर दिनांकित चेक बोला था। और जवाहरलाल नेहरू ने 1935 अधिनियम एक्ट के बारे में कहा कि ये कारी तो है मगर इसमें ब्रेक और इंजन नहीं है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1935 एक्ट के बारे में है तो कुछ जान लीजिए 1935 एक्ट के बारे में। प्रांतों में, याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति यदि पूछेगा किस एक्ट के तहत, द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किसके तहत हुई थी? तो 1935 एक्ट के तहत हुई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 का एक्ट, 1900 एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1935 एक्ट लिखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1935 के एक्ट के तहत। इसके तहत केंद्र के 3 सूचियां बनाई गई, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। तो ये किस एक्ट के तहत अपनाया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, लघु संविधान किसको बोला जाता है? 1935 के अधिनियम को। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है नाना साहब कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, सही है। बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से किया था, एकदम सही है। मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से किया था, नहीं, एकदम गलत है। यहां कहां से किया था? इन्होंने अवध से किया था, अवध से किया था। बेगम जीनत महल जो है दिल्ली से किया था, नहीं। किसने किया था? तो बकत खां ने जो है दिल्ली से किया था, याद रखिएगा। और सदाबहार क्वेश्चन भी पीएससी का 1857 में जो है कुंवर सिंह कहां से किया था? जगदीशपुर, आरा से, या ऑप्शन बिहार से। ठीक है, यहां पे है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा अधिक सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला कहां से? अवध से। और बकत खां जो है कहां से? दिल्ली से किया था। इसको जो है अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, और फैजाबाद से किन्होंने किया था उसको भी आप देख लीजिएगा, मौलवी अहमद शाह। यदि फैजाबाद से पूछेगा, फैजाबाद से, तो मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमद शाह। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां हुई? तो मेरठ से हुई। ठीक है, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। इसको भी जो है आप याद रखिएगा। झांसी कहां से? तो रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में अध्ययन किया था? किस कॉलेज में अध्ययन किया था?
आपको ये पता होना चाहिए गांधी जी की जन्म कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पे हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर में जो हुआ था, पोरबंदर कहाँ है? गुजरात का एक जिला है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी कब? 1948 को जो है गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने जो है पूछ रहा है कि किस कॉलेज में अध्ययन किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समल दास महाविद्यालय। कहाँ? भावनगर, गुजरात में है। गुजरात में जो है इन्होंने किया था। इन्होंने जो है लॉ की शिक्षा कहां से प्राप्त की, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑफ लंदन। इसका भी कॉलेज का नाम भी याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑफ लंदन में इन्होंने जो है लॉ की शिक्षा प्राप्त की थी। और कॉलेज की शिक्षा कहां प्राप्त की थी? समलदास महाविद्यालय, भावनगर। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर रहा? पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन का जो है के दौरान संविधान के कौन सा अधिनियम मील का पत्थर रहा। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए गौर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसमें पूछ रहा नहीं है कौन सा, तो आपको पता है ये 1955 में आया था। तब तक अंग्रेज जो है इस देश को टाटा अलविदा करके चले गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अधिनियम तो खुद अंग्रेज ने बनाया था। तो कई बार क्या होता है कि आप यदि गौर करिएगा ऑप्शन, यदि आपको नहीं भी आता है तो यदि आप थोड़ा देर रुकिएगा वहां पे, तो ऑप्शन के सहारे जो है अब आराम से जो है आंसर को टिक मार सकते हैं। ये कब होगा? ऐसा नहीं कि ये सब के साथ हो सकता है, नहीं। जो जिनकी पढ़ाई जो है अच्छी किए हुए होंगे, कई बार जो है बार बार प्रैक्टिस किए होंगे, तो उनको जो है कभी कभी ये जो है फ्री में गिफ्ट मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। क्या है इसके तहत? क्या हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत अब क्या हुआ? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी शामिल हो गया। पहले तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी था, अब बंगाल प्रेसिडेंसी के एक प्रेसिडेंसी हो गया, उसके जो है दोनों जो मर्ज हो गए। कौन से? तो बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? कलकत्ता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई किस एक्ट के तहत हुई थी? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा हो गया है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में क्या? तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल सिर्फ कहलाते थे, मगर इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो किस एक्ट के तहत? तो द चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अब इसके तहत जो है बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पहले बंगाल तक था अब पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो सौभाग्य सबसे पहले किसको मिला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिला। यदि इसी से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि ये बने उसके बाद जो है वो ये घोषणा हो गई इस एक्ट के तहत ये पूरा भारत का होगा। पूछेगा कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? ये तो पहला थे, तो लास्ट कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग, वही 1857 के विद्रोह में। और ये भारत उसके बाद क्या होता है? 1858 1850 एक्ट के बाद क्या हो जाता है? गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या आ जाता है? वायसराय आ जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हो जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत आप याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। 1632 में पटना बिहार में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी आपको जो है ये देखिए कई एग्जाम में क्या होता है 1638 दिया रहता है डच वाले में, कि डच जो है पटना में
फैक्ट्री जो स्थापित 1638 में, मगर ये रॉन्ग है, ये 1632 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, ईस्वी भी याद रखिएगा। तो क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पटना में जो है, बिहार में जो है अपना कारखाना स्थापित किया। किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। अभी वर्तमान में जहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी जो है कारखाना स्थापित किया था, उसको क्या बोला जाता है पटना वर्तमान में? तो वर्तमान में बोला जाता है पटना कॉलेज जो है वहीं स्थित है, पटना कॉलेज। ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चंस पूछता है कि यूरोपियन जो बिहार से जो आकर्षित हुए यूरोपियन, वो किस लिए आकर्षित हुए, क्या वहां से बिहार से प्राप्त करते थे? तो याद रखिएगा, सोरा और अफीम वो यहां से जो है बिहार से जो है प्राप्त करते थे। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा यूरोपियन बिहार में सबसे पहले आए? वही यूरोपियन जो भारत में आए, क्या नाम था? पुर्तगाली। सबसे पहले बिहार में भी आए, मतलब भारत में भी आए। यदि बिहार में भी आएगा तो ऑप्शन यदि रहेगा तो पुर्तगालीज मारिएगा। ठीक है। और पटना कॉलेज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे स्थापित की कारखाना, वहां पे आज क्या है? तो पटना कॉलेज है। कारखाना का मतलब ये मत समझिएगा वहां मैन्युफैक्चरिंग होता था। कारखाना का अर्थ होता है अड्डा। वहां पे जो है, वहां पे वो लोग रहते थे और सारे चीज वहां पे जो है इकट्ठा करते थे। समझ रहे? एक व्यापारिक केंद्र था, उसी को बोला जाता है कारखाना, फैक्ट्री, अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह। मैंने आपको बताया अभी चंपारण 3 गठिया वाला में, गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो चंपारण सत्याग्रह पूछता है आपको। ठीक है। देखिए, कभी आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चंस रहता है कि पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ, उसके बाद अहमदाबाद हुआ, उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। तो क्रम वाइज भी आप याद रखिएगा, 1917, 1918, 1918, ये दोनों जो है खेड़ा, अहमदाबाद, फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, फिर जालियांवाला हत्याकांड, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है। तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 1936 में, ये याद रखिएगा, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस सभा की स्थापना हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस सभा की जो है स्थापना हुई, और इसी सभा में इसका नाम बदल के पड़ गया अखिल भारतीय किसान सभा। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। इतना चीज आपको याद रखिएगा, एग्जाम में जो है घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है इनसे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, और इनके साथ जो है एक महासचिव भी थे, इनको भी याद रखिएगा। महासचिव, क्या नाम था इनका? एन.जी. रंगा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। एन.जी. रंगा ये महासचिव थे। कहां पे? लखनऊ में हुआ था। कब? 1936 में। तो आप स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे हो जाएगा? आप आराम से मार दीजिएगा, बिहार में किसान आंदोलन से। फिर दूसरा, ये पहला अधिवेशन होता है लखनऊ में। दूसरा अधिवेशन जो होता है, दूसरा अधिवेशन भी पढ़ लीजिए। दूसरा अधिवेशन जो होता है, सेकेंड अधिवेशन, वो कहां होता है? यूपी में, फैजपुर में जो है, इलाहाबाद के नजदीक फैजपुर में। उसके जो अध्यक्ष बनते हैं इस बार, अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? वही जो महासचिव थे इस बार वो अध्यक्ष होते हैं, एन.जी. रंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कब? 1936 में। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो किसान आंदोलन से। ठीक। नेक्स्ट आइए, चंपारण में इंडिगो किसानों को, मतलब नील की खेती के किसानों को इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है, गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? देखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप आराम से मार दीजिए। उनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। किस अधिवेशन में गांधी जी से मिले? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने मिला। ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार।
ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूरत अधिवेशन में जो नरम दल गरम दल स्वदेशी आंदोलन कारण बंटवारा हो गए थे, उसमें जो है मिल गए थे, ठीक है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो है मुस्लिम लीग को मान्यता दी गई थी। नरम दल गरम दल का बंटवारा कब हुआ था? 1907 के जो है सूरत अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने किया था। याद रखिएगा, बोस कहां मिलेंगे? तो आपको जो है जो नेतृत्व प्रदान किया था सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज में मिलेंगे बोस। यहां पे रास बिहारी घोष हैं जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है वही बिहार में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? सदाबहार क्वेश्चंस बीपीएससी का, तो कुंवर सिंह, ठीक है। इसमें है निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। इसमें जो है मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन जो है अलग जो है क्षेत्र दिया गया, जहां जो है मुसलमान ही मुसलमान को वोट करेंगे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी किस अधिनियम के तहत दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसी को बोला जाता है मार्ले मिंटो, पूछ सकता है नाम में एग्जाम में, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम पृथक निर्वाचन, जिसके तहत जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, जिस अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो याद रखिएगा वो जो लड़ी थी वो फ्रांसीसी के साथ लड़ी थी, और इस युद्ध के बाद ये इसमें फ्रांसीसी की हार हुई। और ये वांडीवास का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध से पहले यहाँ पे इंडिया में जो है भारत में जो है फ्रांसीसियों का दबदबा था, और फ्रांसीसियों की पहुंच थी, कहाँ पे पहुंच थी? तो मुगलों के बीच में पहुंच थी। और फ्रांसीसी के कारण अंग्रेज को जो है सूरत में कारखाना भी स्थापित नहीं हुआ था। आपको पता है कि हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया था, मगर फ्रांसीसी की पहुंच के कारण उसको जो है नहीं मिला सूरत का जो है अड्डा स्थापित करने के लिए। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने मुस्लिमपट्टनम में जो है कारखाना स्थापित किया। जब वांडीवास के युद्ध के बाद उनकी हार हो जाती है, तो वांडीवास युद्ध के बाद यह तय हो जाता है कि किस यूरोपियन का जो है दबदबा भारत में रहेगा। तो ये युद्ध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बात जो है जब पता चलता है मुगलों को, तो इनको क्या किया जाता है? फर्रुखसियार जो है इनको जो है क्या करता है? इनको जो है सूरत में जो है कंपनी स्थापित करने की जो है घोषणा कर देता है, जिसे मैग्ना कार्टा जो अंग्रेज के लिए कहलाता है। हम उसमें डिटेल से जो है उसमें पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि इन लोगों के बीच में 3 युद्ध हुए, जिसको बोला जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, इसको भी याद रखिएगा। 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कब कब हुई थी इसको भी याद रखिएगा। तो पहला कब हुआ था? फर्स्ट जो हुआ था वो 1746 से लेके 1748 तक। दूसरा कब हुआ था? आपका 1748 से लेके 1752 तक। तीसरा कब हुआ था? 1756 से लेके 1763 तक। ये जो है 7 वर्ष तक चला, इसीलिए थर्ड कर्नाटक युद्ध को क्या बोला जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। 7 वर्षों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि ये 7 दिनों तक चला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। 48 से जो है 52 तक चला। अब इससे ये क्वेश्चन ये पूछता है कि पहला जो है भारत और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो पहला कर्नाटक युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इस संधि का नाम भी रख लीजिए, याद रखिएगा, एक्स ला चापेल की संधि। एक्स ला चापेल की संधि, एक्स ला चापेल की संधि। दूसरा किसके कारण? तो पांडिचेरी की संधि के कारण युद्ध रुका। पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। तीसरा युद्ध का कारण क्या था रुकने का? कौन सी संधि हुई? तो पेरिस की संधि। याद रखिएगा इसको, पेरिस की संधि। क्वेश्चन पूछ सकता है कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और ऑप्शन इसी तरह दे देगा तो फ्रांस में। 3 युद्ध लड़ा। कब कब? याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किसको बोला जाता है? ये
प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके कारण रुका? संधि याद रखिएगा, एक्स ला चापेल, दूसरा पांडिचेरी की संधि और तीसरा जो है पेरिस की संधि हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहला और तीसरा का कारण क्या था? तो पहला युद्ध का कारण और तीसरा युद्ध का कारण क्या था? बाहरी था, बस ये याद रखिएगा, बाहरी था। और दूसरा युद्ध का कारण क्या था? इंटरनल था, मगर भारत में हैदराबाद के जो है, हैदराबाद को लेके हुआ था कि हैदराबाद का जो निजाम जो हैदराबाद में जो राजकुमार को लेके हुआ था कि कौन इस पे बैठेगा। अंग्रेज अपना जो है चहेते चाहते थे, फ्रांसीसी अपना जो है कठपुतली चाहता था, इसके लिए हुआ। तो दो कारण जो ये पहला जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया के कारण हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार के कारण, और तीसरा जो हुआ था वो विश्व में व्यापार के लिए हुआ था। तो पहला तीसरा जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो बाहरी कारण था। दूसरा कारण क्या था? इंडिया में ही इसका कारण था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। एक नाटक और था, किताब और थी, आनंद मठ। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस विद्रोह से लिया था उन्होंने? सन्यासी विद्रोह के बारे में उन्होंने बताया था। तो यही पूछ रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो याद रखिएगा इनका नाम था दीनबंधु मित्र। ठीक है। नेक्स्ट है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म की संसद में किसने भाग लिया था? इस भी याद रखिएगा कि कई बार जो है क्वेश्चंस पूछता है। शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कब जो है भाषण दिया था? तो 1893 में। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म भी याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1862 में। 1893 में इन्होंने शिकागो में धर्म की संसद के बारे में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने वेदांत के बारे में बताया था। ठीक है, वेदांत के बारे में इन्होंने ज्ञान दिया था। उसके बाद 1897 में बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस की इन्होंने स्थापना की थी, जिन्होंने इनके जो है गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन की इन्होंने शुरुआत की थी। रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उसको जो है प्रमोट करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल के शासन की दोहरी प्रणाली निम्नलिखित के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्वैत शासन, जब बक्सर के युद्ध हो गया, फिर इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के तहत हमने 1765 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है दीवानी का अधिकार जो है रॉबर्ट क्लाइव को मिल गया। तो वहां पे क्या हुआ कि अब अंग्रेज के पास जो अपने आदमी थे उसका अभाव था। अंग्रेज जो है भारत के जो है कल्चर को, भाषा को जानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? द्वैत शासन। अब जो मेन अधिकार था वो फैसला लेने का अधिकार अंग्रेज ने अपने पास रखा, और दीवानी कर वसूलने का अधिकार और निजामत प्रशासन चलाने का अधिकार के लिए भारतीयों को रखा। क्यों इसलिए रखा है? क्योंकि अचानक से जो है भारतीय हमें विरोध ना कर दें, क्योंकि खुद राजा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि बंगाल में उनका वर्चस्व हो गया था। और ये भी था कि अन्य राजा यूरोप और जो यूरोपियन कंपनी भारत आई थी उसके साथ मिलकर हम पे विरोध ना कर दे, इसीलिए जो है द्वैत शासन प्रणाली की जो है स्थापना किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहां पे? तो बंगाल में। इसको भी याद रखिएगा। कब? 1765 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है स्थापना किया था। इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के पहले गवर्नर थे, हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली को जो है इन्होंने समाप्त कर दिया। इसको भी याद रखिएगा। द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। कब किया था? तो 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। किस जमींदारों का जो है इन्होंने विरोध किया था? इन्होंने दरभंगा महाराज का इन्होंने जो है विरोध किया था। कब? 1920 में। 1920 और 22 के दौरान। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी।
कब और इसकी जो है किस अधिवेशन में जो है इसको स्वीकृति दी गई थी असहयोग आंदोलन को? तो 1920 का नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति दी गई थी कि जो है असहयोग आंदोलन किया जाएगा। असहयोग आंदोलन क्या है? तो खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो हुआ था इसको तीनों मर्ज करके जो है एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो गोरखपुर में यूपी में है वहां पे पुलिस चौकी पर जो है हमला कर दिया गया, जला दिया गया, कई लोग मारे गए। उसके बाद गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसात्मक हो गया, जबकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उसके बाद ये आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये असहयोग आंदोलन ये भारत का पहला जन आंदोलन था। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो ये थे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रिप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।